सम्मानित करें। खेल का हो क्षेत्र कोई, सेना का हो मोर्चा, राजनीति क्षेत्र में रचा इतिहास है। युवा लोकप्रिय चेहरा कर मठ तव क्रिया, भाजपा में सेवा का विशिष्ट प्रयास है। श्री अनुराग ठाकुर प्रसारण व सूचना में मंत्री पद पे विनियोग न्यास है। महानगर परिवार स्वागत व सत्कार ग्रहण करेंगे श्री आपसे ये आस है। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ स्वागत करके कैसे बुलाया जाता है आपसे सीखना पड़ेगा भाई। गोपाल जी कमाल की टीम है। जगत गुरु शंकराचार्य परम पूजनीय श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी, महामहिम राज्यपाल आदरणीय कलराज मिश्रा जी, राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई सतीश पुनिया जी, राजस्थान सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला जी, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया आदरणीय श्री भगवान सिंह जी, और जिनके प्रयासों से जयपुर महानगर टाइम्स आज रजत महोत्सव बना रही है, जिनकी कलम में वो धार है जिसके लिए आप सब आज का यहाँ पर इकट्ठे हुए, ऐसे आदरणीय गोपाल शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे वो भाई बहन जिनको आज सम्मानित किया गया, राजस्थान के सभी गणमान्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो भाई गोपाल शर्मा जी को 25 वर्ष की इस यात्रा में जो उल्लेखनीय कार्य उन्होंने जयपुर महानगर टाइम्स में किया है और आज इनकी उपलब्धियों को मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, मैं चाहता हूं इस 25 वर्ष की यात्रा पर करतल ध्वनि के साथ गोपाल शर्मा जी को बधाई, अभिनंदन और उनका स्वागत किया जाए। और मैं तो गोपाल जी यही कहूंगा कि निर्भीकता की बात करूं, निष्पक्षता की बात करूं या निपुणता के साथ साथ प्रामाणिकता के दक्ष प्रतीक अगर कोई है तो गोपाल शर्मा जी ने वो करके दिखाया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। बहुत कम लोगों ने, मैं सुन रहा था आपने जब कहा कि आपने पत्रकारिता को शुरू करने का सोचा महानगर टाइम्स को, तो कईयों ने कहा कि शुरू होने से पहले बंद हो जाएगी। तो ऐसे अवसर तो हम सबके जीवन में आते होंगे जब कोई भी कार्य शुरू करने से पहले डराने वाले ज्यादा आते, साथ देने वाले कम आते। तो मैं आप सबको तो यही कहूंगा, मैं तो बहुत कम उम्र का हूं आप सबके सामने, तो कि हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है, परेशानियों से भागने से कुछ नहीं होता, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और आप लड़े भी, आपने पत्रकारिता के माध्यम से सच्ची खबरों को सही समय पर जनता तक पहुंचाया। अगर मैं बात करूं महर्षि नारद मुनि की या सम्राट अशोक के स्तंभ लेख की या फिर हजारों साल पहले भीमबेटका गुफाओं के बने चित्र की, ये सब बताते हैं कि हजारों सालों से मनुष्य सूचना पहुंचाने के साधन ढूंढता था, लेकिन ये एक तरफी सूचना होती थी। आज के जमाने में जिसका कुछ उल्लेख मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने किया कि आज दो तरफी सूचना भी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आए हैं जिन्होंने आज केवल चुनौती अखबार, रेडियो, टेलीविजन सबके लिए खड़ी तो की है, लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। आप देखिए, आज से बहुत साल पहले, आजादी से पहले भी
अखबारों को भी एक माध्यम बनाया गया स्वतंत्रता संग्राम के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी। और स्वतंत्र भारत के बाद भी चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, इन सब ने भी अपने अपने समाचार पत्र भी चलाए, लेख भी लिखे। आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, वीर सावरकर हों, या अन्य महानुभाव शहीद भगत सिंह हों, हर किसी ने प्रयास किया कि अपने लेख के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना पहुंचाने का काम भी किया। हालांकि अंग्रेजों के समय कोई बहुत आसान काम नहीं था। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मित्रों, 1867 का आज भी कानून चल रहा है। आजाद हुए भी 75 साल हो गए, लेकिन आज भी आपके मीडिया के लिए वो पुराना कानून ही चल रहा है। लेकिन आज आपको विश्वास दिलाता हूं, जल्द ही अंग्रेजों के कानून को खत्म करके नया कानून आपके बीच में लाए। और आज की मीडिया के जगत के सामने जो चुनौतियां हैं, शायद आपने भी देखा होगा गोपाल जी की एक अखबार को रजिस्टर कराने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओ, फिर वो भेजेगा तो आप दिल्ली में मेरे आरएनआई डिपार्टमेंट के पास आओगे, फिर बताएगा नाम है या नहीं है, फिर आप वापस डीएम के पास आओगे, आप फिर दिल्ली आओगे, फिर आप 3-4 चक्कर लगते हैं। लेकिन आज इस मंच से विश्वास दिला रहा हूं, हम इसको ऑनलाइन कर देंगे। जो आपके 4 महीने लगते हैं, आपको 7 दिन के अंदर हम समाचार पत्र को रजिस्टर करने का काम करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इसी का ही काम है। क्या कारण है? आज एक समय था दुनिया भर में कंपनी रजिस्टर करने के लिए भारत में 3-3 महीने लगते थे। आज 24 घंटे के अंदर आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। एक समय था बैंक खाता खोलने के लिए आपको 2 लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता था, लेकिन आज 2014 के बाद 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते मात्र 2 सालों में खोलने का काम भी किया है। इसी देश में और दुनिया भर में पहले सिक्के होते थे, सिक्कों से पेपर करेंसी पर आए, उससे प्लास्टिक करेंसी यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर आए। लेकिन भारत ने लंबी छलांग लगाई है, हम पेपर करेंसी से सीधा डिजिटल करेंसी पर आए हैं। आज अपने मोबाइल फोन से भी रिक्शे वाला भी होगा, चाय वाला भी होगा, सब्जी वाला, रेडी फड़ी वाला भी होगा, तो क्यूआर कोड के माध्यम से आप पैसा दे भी सकते हो और पैसा ले भी सकते हो। ये भारत ने करके दिखाया है मेरे भाई, ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। आज दुनिया भर में भारत के यूपीआई भीम का उल्लेख किया जाता है। उसी भारत की बात कर रहा हूं जब 1997 में गोपाल शर्मा जी ने अपने अखबार की नींव रखी। 1997 में रखी थी ना। 1997 में मैं पहली बार अमेरिका गया। शिकागो के मैकॉर्मिक प्लेस में मेरा ट्रेड फेयर था। मेरी उम्र मात्र 23 साल थी। मैं हैंड टूल्स बनाकर वहां पर एक्सपोर्ट करने जाता था और मैं सुबह का अखबार मैंने उठाया तो मैं देख के शर्मसार हो गया। अखबार की हेडलाइन क्या थी? अखबार की हेडलाइन थी, इंडिया सेलिब्रेट्स 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नीचे लिखा था, अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स। भारत अपने आजादी के 50 वर्ष मना रहा है, एक ऐसा देश जो भिखारी और सपेरों का देश। मैं मन ही मन में सोचूं, मेरे भारत के बारे में कोई दूसरा देश ऐसा लिख कैसे सकता है? बहुत ठेस पहुंची मुझे। लेकिन मित्रों, जब मैं 2 साल के बाद फिर ट्रेड फेयर के लिए 1999 में गया तो वहीं पर लिखा था, क्योंकि अगस्त महीने में ट्रेड फेयर होता था, इंडिया अ इमर्जिंग सुपर पावर। ये 2 साल में कैसे बदल गया? कोई याद करो कैसे बदला? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में यहीं पर परमाणु विस्फोट करके दुनिया को दिखा दिया था हमारी ताकत क्या है। तो कई बार दुनिया जो आपको पोर्ट्रे करती है वो वास्तविकता से बहुत दूर होता है। इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी दुनिया के समाचार पत्रों ने लिखा कि भारत में तो करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी, भूखमरी के कारण भी, महामारी के कारण भी।
और मैं कहना चाहता हूं, इसे समाचार पत्रों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। चाहे वो देश के थे या विदेश के थे, किस आधार पर लिखते हैं कि करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। अरे इस देश के लोगों ने एक ऐसा नेता को चुनकर दिया जहां पर एक नहीं दो वैक्सीन बनाई भी और 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी किया। हमने दुनिया भर को दिखाया, जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए आज तक, वो भारत ने कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त में देकर भूखमरी से बचाने का काम भी भारत सरकार ने किया। यह दुनिया की, मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया के मीडिया ने क्या कहा और वास्तविकता क्या है। और ये पैंडेमिक के टाइम पे जब मैं यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग को संबोधित कर रहा था, तो गोपाल जी, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने पैंडेमिक को इन्फोडेमिक ना कहा हो। यानी कि जहां पर केवल गलत खबरों का ही प्रवाह चल रहा था, गलत खबरों के कारण ही मृत्यु मौत ज्यादा हुई, क्योंकि भ्रम और भय फैलाने के कारण जिसको बिस्तर की जरूरत भी नहीं थी अस्पताल में, वो भी बिस्तर को रोक कर बैठा था, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको बिस्तर मिल नहीं पाता था। ये गलत खबरों के कारण हुआ जिसने कईयों की मौत को शिकार हुई। चाहे सोशल मीडिया की बात हो या मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो, आखिरकार किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। क्यों भय और भ्रम का वातावरण पैदा किया गया? जहां एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया कि डिजिटल मीडिया का क्या हो। देखिए, हमने अधिकतर मीडिया को, चाहे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल मीडिया है, इसको सेल्फ रेगुलेशन पर छोड़ा है। अखबार है तो उनके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जहां पर इंडिपेंडेंट बॉडी आपकी कोई शिकायत हो तो उसको देखती है। जहां तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी अपनी बॉडी है, ये अपने स्तर पर उसको देखती, सरकार कहीं हस्तक्षेप नहीं करती, तीसरे चरण पे आके करती है। और जहां तक ये नया मीडिया है, डिजिटल मीडिया की मैं बात करूं, ये अपने आप में एक चुनौती भी है, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा। ये अवसर भी दे रहा है लेकिन चुनौतियां भी खड़ी करता है। मैं कारण बताऊं कैसे। अब कोई मुझे कहे कि ट्विटर पे तो आज ट्वीट हो गया, आपने वो खबर देख ली, फेसबुक पर देख ली, ऑनलाइन पोर्टल पर देख ली, ऑनलाइन चैनल पर देख ली, तो अगले दिन अखबार जब आप उठाते तब तो आपको बासी खबर लगती होगी कि यार ये तो मैंने 20 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 15 घंटे पहले देख ली। तो इसका क्या महत्व है? महत्व इतना है कि अखबार को जिम्मेदारी संपादक की है, टीवी चैनल पर खबर चलाने की जिम्मेदारी संपादक की है। और इसलिए अब सत्य खबर क्या है, सच खबर क्या है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों ने कहा हम सुबह की अखबार इसलिए भी पढ़ते हैं कि प्रामाणिकता तो वहीं से पता चलती है कि असली खबर क्या है, झूठ तो नहीं कहीं ठीक है कि नहीं है। तो आज भी अखबार का महत्व क्या है वो इससे पता चलता है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो आज राजस्थान में न जाने सैकड़ों नहीं, कुछ हजार की तादाद में लोग होंगे जिसके ऑनलाइन चैनल होंगे, ऑनलाइन पोर्टल होंगे, ऑनलाइन उनकी अखबार बनती होगी और उनके वेब पोर्टल पर पहले से ज्यादा खबरें ज्यादा देखते होंगे। जितनी किसी की अखबार नहीं बिकती उससे ज्यादा व्यूज उसके पेज पर आते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज एक गांव की खबर जो कभी अखबार में भी 2 लाइनें नहीं प्राप्त करती थी, आज वो डिजिटल मीडिया के पत्रकार के कारण शायद नेशनल मीडिया में भी आती, क्योंकि स्थानीय मुद्दे को लेकर वो राष्ट्रीय बनाने का काम करता है। एक और चुनौती तो दूसरी और अवसर भी है। अब हाउ डू वी हैव द फाइन बैलेंस अमंग दीज? ये समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार भी इस पे पहलू पे देख रही कि क्या क्या किया जा सकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि हम अपनी ओर से जो भी कानून में बदलाव लाने हैं, हम वो आपके कामकाज के तरीके में सरलता आए, आसानी से हो, हम उस पर भी कर रहे हैं। नए बिल को लाने का भी काम कर रहे हैं। और यहां तक कि हमने तो जो बड़े समाचार पत्र हैं या बाकी जिनका डिजिटल
मीडियम भी है, डिजिटल ऑनलाइन पेपर भी आते हैं, हमने उनके पत्रकारों को भी हमने एक्रेडिटेशन देने का काम किया है। और कोरोना काल के समय हमारे जिन पत्रकार बंधुओं की, मित्रों की मृत्यु हुई, हमने उनके परिवारों को मदद करने का काम भी भारत सरकार की ओर से किया है मेरे भाई और बहन। यही नहीं, मैं तो देख रहा था आपकी सरकार तो जब गुजरात में भूकंप आया 2001 की शायद बात है, उस समय तो मात्र 4 वर्ष हुए हैं, लेकिन तब भी गोपाल जी आपकी अखबार ने वहां पर 50 लाख रुपए की मदद करने का काम किया है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और लगातार आप जो वयोवृद्ध पत्रकारों को, कोई 93 साल के, कोई 91 साल के, आप 1-1 लाख रुपया तो आजकल परिवार का कोई व्यक्ति नहीं देता, लेकिन आपने उन पत्रकारों को सम्मान के साथ साथ 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं। यही नहीं मित्रों, ईमानदारी के साथ आपने चलाया है। हमने भी सरकार के माध्यम से पीआईबी फैक्ट चेक शुरू किया है, ताकि जो सरकार से जुड़ी हुई खबरें हैं उनको फैक्ट चेक आप पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और अगर इस देश में लोकमान्य तिलक से लेकर, गांधी जी से लेकर वीर सावरकर जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस सहित अन्य लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का और संदेश देने का काम किया है, तो हमारा उद्देश्य भी आज अपने कर्तव्य को निभाने का होना चाहिए। सही खबर को सही समय तक सभी लोगों तक पहुंचाने का होना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय ने हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ उद्देश्य बताए कि क्या क्या हैं। मैं तो यही कहूंगा, हम केवल अपने अधिकारों की बात ना करें, हम अपने कर्तव्यों को भी जानें। और विशेष तौर पर जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस अमृत महोत्सव से अमृत काल के समय तक, ये अगले 25 वर्षों तक हम अपने राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब कैसे करें। मुझे पूर्ण विश्वास है हम कर सकते हैं। आप जब एक वीडियो दिखा रहे थे तो मैं उसमें देख रहा था कि शायद बीच में नरेंद्र मोदी जी और उस समय पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी 1991 की एकता यात्रा का शायद वो वीडियो बीच में दिखाया गया। अब 1991 में हिंदुस्तान के एक हिस्से जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए वहां बम फोड़ दिए गए कि तिरंगा झंडा ना फहराया जाए 1991 में। लेकिन उसके 20 वर्षों के बाद मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा पर निकला कि तिरंगा झंडा फहराया जाए, सैनिकों पर पथराव बंद कर दिया जाए, कश्मीर को स्वायत्तता ना दी जाए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना किया जाए। और उस समय 2011 में, 11 साल पहले, मुझे भी जम्मू कश्मीर की जेल में डाल दिया गया और साथ में उस समय नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को भी जेल में डाल दिया गया मेरे साथ, कि कश्मीर में तिरंगा झंडा ना फहराएं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, अनुच्छेद 370-35 से सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। और जब इस साल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे की बात की गई, राजस्थान के भी हर घर पे तिरंगा झंडा लहराया गया, तो कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा झंडा लहराया गया है। तो कहीं ना कहीं आजादी के 75वें वर्ष में हम एक सशक्त भारत के रूप में आगे उभरे हैं। इसमें हर राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। हर राज्य ने, हर सरकार ने, हर व्यक्ति ने अपनी ओर से योगदान दिया है कि देश को आगे कैसे लेकर जाना है। समय समय पर अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भूमिका में होता है, लेकिन हम कुल मिलाकर पहले भारतीय हैं, फिर किसी राजनीतिक दल के हिस्सा हैं। और जब भारत को अपने मन में और सोच में सबसे आगे रखेंगे, तो मुझे लगता है आजादी के समृद्ध महोत्सव में हम जो प्रण लेकर चले हैं कि भारत को फिर एक बार महान बनाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हम भारत को महान बनाएंगे मेरे भाई। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पत्रकारिता में जैसे माननीय सीपी जोशी जी ने कहा कि हमें जो सरकारों को भी चेक रखने की बात है, सचेत करने की बात है,
मुझे पूर्ण विश्वास है महानगर टाइम्स और गोपाल शर्मा जी की टीम अपने उस दायित्व को न केवल रजत जयंती तक बल्कि स्वर्ण जयंती से लेकर अपनी आने वाले कई वर्षों तक ये भूमिका निभाते रहेंगे। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंद।